Assalamu alaikum everyone and welcome back to the Inside Scoop. पाकिस्तान की इकोनॉमिक पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता शार्प फोकस में आती जा रही है जैसे जैसे फिस्कल ईयर 2022 हो रही हूँ 26 अनफोल्ड हो रहा है एंड लेटेस्ट डेटा ऑन रिजर्व्स, बैंकिंग एक्टिविटी, ग्रोथ इंडिकेटर्स, ग्लोबल मॉनेटरी ट्रेंड्स सब एक तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि हम एक कॉशियस स्टेबलाइजेशन के फेज़ में हैं रादर दैन स्ट्रेस। तो शुरू करते हैं विद एक्सटर्नल पोजीशन। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक पाकिस्तान, स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हुए $13.4 मिलियन से वीक ऑन वीक, रीचिंग $16.1 बिलियन फॉर द वीक एंडिंग Jan 23, 2026। टोटल लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स अब खड़े हुए हैं एट $21.29 बिलियन, विद कमर्शियल बैंक्स होल्डिंग नेट रिजर्व जस्ट ओवर $5.19 बिलियन। ओवरऑल रिजर्व्स इंक्रीज हुए $35 मिलियन से ड्यूरिंग द वीक, जहां स्टेट बैंक पाकिस्तान और कमर्शियल बैंक्स दोनों ने मार्जिनल गेन्स रिकॉर्ड किए। दिस मे नॉट बी अ ड्रामेटिक जंप, लेकिन कंसिस्टेंसी यहाँ इंपॉर्टेंट है। इट शोज़ कि रिजर्व पोजिशन इज होल्डिंग इवन अमिड ग्लोबल अनसर्टनिटी। अगर हम जूम आउट करते हैं और ग्लोबल बैकड्रॉप देखते हैं, जैसे 2025 एक क्लोज की तरफ आया, फाइनेंशियल मार्केट्स पूरी दुनिया में एक हिस्टोरिकल शिफ्ट को रीअसेस कर रही थी। ट्रेडिशनल रिलेशनशिप जो पेपर करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स, टैंजिबल वैल्यू एसेट्स, वो नज़र आ रहा है कि वो ब्रेक डाउन होता जा रहा है। एनालिसिस जो कंपेयर कर रहा है फेडरल फंड्स रेट एंड गोल्ड की प्राइसेस को, वो हाईलाइट करता है एक डीपर चेंज इन इन्वेस्टर साइकोलॉजी। अगर हम हिस्टोरिकली चीज़ों को देखें, गोल्ड और इंटरेस्ट रेट्स का एक इन्वर्स रिलेशनशिप रहा। ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फेड कट रेट्स अग्रेसिवली होते थे फ्रॉम अबव 5% टू नियर जीरो, और जब मार्केट्स पैनिक में थी तो गोल्ड एक स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता था। 2009 से 2016 में रेट्स पिन थे हिस्टोरिक लोज पे, गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई, मूविंग फ्रॉम अराउंड $700 टू क्लोज टू $2000 एन आउंस। ड्यूरिंग आपका 2020 का पैंडेमिक रेट्स फिर से स्लैश थी टू ज़ीरो, लेकिन गोल्ड ने स्ट्रगल किया कि वो एक ब्रेकआउट सस्टेन करे अबव $2000 का साइकोलॉजिकल लेवल, एंड ये रैली इवेंचुअली फेड हो गई जैसे फेड ने अपनी फास्टेस्ट रेट हाइकिंग साइकिल लॉन्च की इन मॉडर्न हिस्ट्री, ताकि वो वही इन्फ्लेशन जो क्लाइम हो रही थी वो कंट्रोल हो। जो असल टर्निंग पॉइंट था हाउएवर ये आया मार्च 2024 में, जब मार्केट्स ने हायर फॉर लॉन्गर का नैरेटिव छोड़ के रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करना शुरू की। गोल्ड ने फाइनली लॉन्ग स्टैंडिंग $2100 की सीलिंग ब्रेक कर दी। इस ब्रेकआउट की वजह से फ्लड गेट्स खुल गए, दोनों एक्सपेक्टेशन और एनुअल कट्स के थ्रू फ्यूल होते हुए इन द फेडरल फंड्स रेट। गोल्ड एंटर्ड बहुत पावरफुल, मतलब एक बहुत बुलिश फेज में आ गया, इवन रीचिंग लेवल्स एज हाई एज $45-50 पर आउंस अर्लियर दैट ईयर। ये मूव सिर्फ प्राइस के बारे में नहीं थी, ये रिफ्लेक्ट कर रही थी अ डीपर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन डेट ड्रिवन मॉनेटरी सिस्टम्स। रिसेंट हफ्तों में हाउएवर गोल्ड ने सेंसिटिविटी दिखाई है और जो सिग्नल करती है कि फेड शायद अपने रेट कट्स पॉज कर दे। मार्केट अब टाइटली हिंज्ड है यूएस इकोनॉमिक डेटा पे, पर्टिकुलरली लेबर मार्केट की हेल्थ। All eyes are on 9th January 2026 non-farm payrolls release। अगर लेबर मार्केट 9 Feb वीक होता है तो फेड पे प्रेशर बढ़ेगा एंड फेड फर्दर कट्स करेंगे, जो गोल्ड के लिए अगला हायर मूवमेंट का सिग्नल हो सकता है। लेकिन अगर डेटा स्ट्रॉन्ग रहा तो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन या पुल बैक पॉसिबल है। बैक होम पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कॉपरेशन का नेक्स्ट फेज भी शेप ले रहा है, स्पेशली इन मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस्लामाबाद और बीजिंग पुश हो रहे हैं टू डीपर इन्वेस्टमेंट टाइज इन कॉपर, गोल्ड, कोल, रेयर अर्थ्स एंड अदर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास वास्ट अनटैप्ड मिनरल पोटेंशियल है और फोकस सिर्फ एक्सट्रैक्शन पे ही नहीं, लेकिन वैल्यू एडिशन और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट पे भी है। Pakistan China Mineral Cooperation Forum brought together senior leadership from both sides, including the Chinese ambassador and key federal ministers. 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनीज ने चाइना को विजिट किया इन सितंबर 2025, रिजल्टिंग इन 167 MOUs being signed, जिनके इम्प्लीमेंटेशन पे एक्टिवली काम हो रहा है। गवर्नमेंट का फोकस है कि कमिटमेंट सिर्फ पेपर वर्क तक लिमिटेड ना रहें जिस तरह हिस्टोरिकली रही हैं, बल्कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में कन्वर्ट हों। अथॉरिटीज़ एम्फोसाइज ये भी कर रही हैं कि इम्प्रूवमेंट्स हों इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंसेंटिव्स थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, फास्टर अप्रूवल्स एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो आइडिया बहुत सिंपल है, फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली चाइनीज़ फर्म्स को लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी और कॉन्फिडेंस दिया जाए ताकि मिनरल डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो और इकोनॉमी को लास्टिंग बेनिफिट्स मिलें।
Turning to the banking sector, recent numbers दिखा रहे हैं mixed लेकिन telling trends. Total deposits of scheduled banks increased हुए 5.8% month on month to 37.43 trillion rupees. December में और year on year basis पर deposits increase हुए strong 23.6%. Advances jump हुए nearly 11% month on month to 14.88 trillion rupees. Although on a yearly basis advances अभी भी हैं about 7% lower. इसका net effect ये है कि advance deposits ratio climbed nearly 40%, reflecting के lending momentum बहुत strong है. Investments also increased हुए to 37.9 trillion rupees, although investment to deposit ratio ease हुआ monthly basis पे, suggesting कि banks gradually shift कर रहे हैं from free government papers toward lending. Macro indications further fiscal year 2026 के लिए reinforce करते हैं picture of a slow but meaningful recovery. Agriculture ने growth post की of 2.9% पहले quarter में, एक clear improvement पिछले साल से. Cotton फिर भी एक weak spot है, लेकिन overall contraction in crops narrow हुई है significantly compared to last year. Livestock stood out, growing over 6%, supported by lower input costs. Farmer confidence भी improve हो रहा है, जो show किया जा रहा है by a higher agricultural credit disbursement and increased imports from farm machinery. Industrial activity provide कर रही है मजीद strong momentum. Large scale manufacturing 6% grow हुआ during July to November, with November alone showing double-digit year-on-year growth. Automobiles, petroleum products, textiles and electrical equipment ने इस charge को lead किया. Car production surged more than 56%. Trucks and buses nearly doubled, and cement dispatches भी strong रहे on the back of the domestic demand. Inflation continued to trend downward, easing to 5.6% in December, with average inflation in the first half of fiscal year 2026 well below last year's levels. Food prices, especially perishables, ने relief provide की है, even though pressures persist कर रहे हैं education, health and utilities side पे. On the external side, the current account ने एक deficit में shift कर दिया है due to higher imports, particularly energy-related items. लेकिन strong remittances up over 10% are helping cushion the impact. Investor sentiment reflect करता है ये जो improving fundamentals हैं. Pakistan Stock Exchange ने stage की एक powerful rally in December, and although volatility return हुई है in January, market capitalization is still above 21 trillion rupees. Overall, the data suggest करता है कि पाकिस्तान की economy अब stabilization से recovery की तरफ move कर रही है after many years. Risks अभी भी हैं, global uncertainty, energy price, external imbalances, लेकिन direction of travel appears to be sustainable as fiscal year 2026 progresses. On that note, we're going to take a very short break, and we'll be right back with Sohail Wajahat Sahab, who will join us to give us some information on the economic front of Pakistan. तो कहीं नहीं जाएगा, आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. Assalamu alaikum and welcome back to The Inside Scoop. आज once again we have one of my favorite people on the show today. हमारे साथ मौजूद हैं none other than Sohail Wajahat Sahab, who needs no introduction. Sir, thank you so much. Thank you very much for inviting me. No, sir, it's always a pleasure to have you. Sir, सबसे पहले recently जो हमारी Supreme Court ने ruling दी है of upholding super tax, right? तो आपका business community वैसे ही बेचारी कमरे टूट गई हैं. जो लोग सोच भी रहे थे पहले कि हम इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर की तरफ आएँ, वो भी भाग गए. एंड अब लोग pretty much यही सोच रहे होते हैं कि हम किस तरह फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ जाएं, राइट? किस तरह हम बैकडोर तरीके खोलें. तो मुझे बताएं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, बिकॉज ये तो 2015 में एक टेम्परेरी चीज़ आई थी. नहीं, देखें, ये कोर्ट ने तो जो फैसला दिया होगा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जिस तरह फाइनेंस ने पेश किए होंगे उसके तहत दे दिया. कोर्ट जजेस को तो नहीं पता ना कि सुपर टैक्स क्या होता है. वो तो देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है, उसके तहत वो उन्हें समझ आता है कि भाई हुकूमत को पैसे चाहिए तो उनका दे दो, ये देना चाहिए. तो बड़े रईस लोग हैं, उनके पैसे भी मिला. देखिए, बिजनेस है में आपका जो टैक्स का इस वक्त रेट है वो मेरे ख्याल है अगर आप सारा मिलाएं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिलू के जो हमें पड़ता है किसी भी बिजनेसमैन को, वो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो सर्विस बिजनेस में हो, चाहे तकरीबन इंडस्ट्रियलिस्ट को तो कम से कम 60% पड़ जाता है. सो सेल्स टैक्स मिलाएं, चीज़ों पे टैक्स मिलाएं, एडवांस टैक्स दें, फिर आप एडवांस टैक्स को रिटर्न करने के लिए रिफ़ंड मांगें, वो जो मिलता नहीं है. तो ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर ना एक लार्ज इंडस्ट्री तो बेचारी बिल्कुल डूब जाती है. SME बिल्कुल, उससे भी जब लार्ज नहीं चलती तो SME तो लार्ज पे चलती है ना. लार्ज चलेगी तो मैं टायर बनाऊँगा ना. अगर वो नहीं, अब हम सारी चीज़ें इम्पोर्ट कर लेंगे तो यहाँ क्या बनाएंगे. अच्छा, अब आप टैक्स लगा रहे हैं, डीम टैक्स भी लगा रहे हैं आप. मेरे अगर 4 घर हैं
सुपर टैक्स से ऊपर भी बात है। तो उसमें एक घर मेरा, मैं कहूँ अगर मैं 4 का प्लॉट में एक ही जगह है, मैं उसमें रह रहा हूँ, तो कहते हैं बाकी 3 पे आपका डीम टैक्स लगेगा। तो वो भी, तो इसलिए जो 3 बास्केट होते हैं जहाँ से आप कमाते हैं। एक होता है फूड बास्केट, यहाँ आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हमारी तो फूड भी बहुत सारा इंपोर्ट। इसको देखें ज़रा, आप भी स्टॉक में होती हैं, आप भी मार्केट में होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि रेगुलेटर्स को थोड़ा जगाने की ज़रूरत है, और शोर आहिस्ता आहिस्ता हो सब समझ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अब, और दूसरा होता है इंडस्ट्रीज़, तीसरा होता है सर्विसेज। सर्विसेज तो हमारी माशाल्लाह थोड़ी बहुत सही चलने लगी हैं। अच्छा, रेमिटेंस भी आ जाती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। 2 तरह के हमारे एक्सपोर्ट है ना, एक ह्यूमन एक्सपोर्ट है, ब्रेन एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं, और एक है आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या कमोडिटी या जो भी आप करते हैं। वो तो जो हम बना के बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो नहीं सही चल रहा, क्योंकि वो तो गिर रहा है। हमारे ब्रेन जो एक्सपोर्ट हुआ है वो माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है, और यानी आपकी जो एक्सपोर्ट है, रियल एक्सपोर्ट जो है, उससे आपका जो ब्रेन में रेमिटेंसेज आ रही हैं उससे ज़्यादा हैं। तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि कम से कम रेमिटेंस से तो हमारी टेक्सटाइल या जो भी हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। अब सुपर टैक्स इसलिए लगता है कि आपकी कोई आमदनी नहीं है। आपकी आमदनी किस तरह होती है? एक टैक्स से होती है, और दूसरा आपके पास जो रेमिटेंस आती है, फिर जो एक्सपोर्ट आप करते हैं उसके गवर्नमेंट के पास यही रास्ते, फिर या कर्जा है। 4 रास्ते हैं ना, एक्सपोर्ट, रेमिटेंस, आपकी टैक्स, चाहे डायरेक्ट। अब आपने हर चीज़ पे, मिसाल तो भी पानी की बोतल है, इस पर मैं चाहे फाइलर हूँ, नॉन फाइलर हूँ, कुछ भी हूँ, सुपर टैक्स वाला हूँ या नहीं हूँ, इस पर मैंने सेल्स टैक्स देना है। यानी जिस तरह ही ख़रीदा, एक टैक्स 15%, 18% जिस चीज़ पे जो है वो लग गया। अब इसके बाद मैं अपनी इनकम पे भी टैक्स दे रहा हूँ। आप यूएई का मॉडल देखें, जो मैं समझाऊँ यूएई के मॉडल, उन्होंने क्या है कि कंजम्पशन पे टैक्स लगाओ, आमदनी पे मत लगाओ। इनको बढ़ाने दो, आमदनी जितनी बढ़ जाए, सुपर ऊपर कोई टैक्स नहीं। हाँ, जब ये खर्च करने जाएंगे, होटल में रहेंगे, जिसके पास ज़्यादा सरप्लस होगा ज़्यादा खर्च करेगा ना, तो कंज्यूमर मार्केट में जाओ और उसको फिर, ताकि फिर वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेहतर होना शुरू हो जाए। क्योंकि मैं इस्तेमाल, अगर होटल में कोई जा ही नहीं रहा तो होटल तो गिर जाएगा ना। अगर होटल रोज़ इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वो उसमें आपको लगेगा कि वो ग्रो कर रहा है। तो ये सोच की बात है। अब सुपर टैक्स, यानी आप अगर किताब पे खाता लिखे ना मुंशी की तरह, तो वो तो फिर सही है, सुपर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रोथ से सोच के करें, देखें आपकी ग्रोथ का जो फार्मूला है ना, वो 5 P हैं, 2 C हैं, 1 G है, याद रखने के लिए। पहला P जो है ना, इंसान जो है ना, वो आपके रेगुलेटर जो भी चला रहे हैं वो उनको समझ, पर्सन। दूसरा आपका प्रोसेसेस है, ये प्रोसेस का हिस्सा है जो आप बात कर रहे हैं। अगर प्रोसेसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो हाँ, लोग जो है ना भाग जाएंगे। क्योंकि मेरे पास अगर किसी तरह से कोई पैसा है तो मेरे लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। मेरा तो इंटरेस्ट ये होगा ना, जहाँ मेरा रिटर्न ज़्यादा होगा, जहाँ मेरे टैक्सेस कम होंगे, जहाँ इजी एक्सेस होगा, मैं वहाँ जाके काम करूँगा। अब लोग यहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्री, आपकी अपनी इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश चली गई, बहुत सारी और जगह चली गई। तो इसको हमें देखना चाहिए कि इसको हम रिटेन कैसे करें। तो ये सुपर टैक्स से रिटेन नहीं होगी। अब ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। तो लेकिन वो फाइनेंशियल लोगों ने फैसला नहीं लिया, आपके फाइनेंशियल लोगों ने कन्विंस किया उन्हें कि वो ये फैसला लें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करने की फ़ायदा नहीं है। मसला ये है कि कोई गया होगा ना गवर्नमेंट की तरफ से प्लीड करने, वो तो फाइनेंस से ही गया होगा ना। अब उन्होंने अगर प्लीड किया कि भाई आप सुपर टैक्स लगाएं, तो जजेस ने कहा लगा दें। अच्छा, उनको फैक्ट्स एंड फिगर दिए होंगे कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, हमारे पास ये पैसे नहीं। बजाय ये कहने के सुप्रीम कोर्ट को, अगर मैं जज होता तो मैं कहता कि भाई आप अपने एक्सपेंसेस तो कम करें ना, फिर उसके बाद सुपर टैक्स लगाएं। कम से कम आप गवर्नमेंट तो स्मार्ट करें ना। इतने सारे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन काम कोई नहीं होता। कभी गुल प्लाजा में आग लग जाती है, कभी कोई गटर में गिर के मर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बात ये सुने कि मतलब इस फैसले को मैं क्या समझूं कि भाई अगेंस्ट बिजनेसमैन है, या फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, या हमारा इंटरेस्ट नहीं है, या हमारा फ्यूचरिस्टिक वो नहीं है कि हमने ग्रो करना है, क्योंकि ग्रो तो नहीं होगा इस तरह से। डेफिनेटली। तो
स्टेट बैंक के रिजर्व्स अब 16 अरब डॉलर वो तो अभी क्रॉस कर उन्होंने चुके कहा हैं। है कि इंशाल्लाह 20 से ऊपर चले जाएंगे अब Yeah, and overall reserves बाय stable. दिसंबर Yes. गवर्नर स्टेट बैंक का मैं देख रहा था प्रेस yes, कॉन्फ्रेंस yes. ही सेड कि इट विल बी क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा मेरा अपना ज़ाती ख्याल है आई डोंट हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास होंगे कि अभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है जो हम दिखाते हैं इसलिए हम जो वो क्या कहते हैं आपका ये जो बेसिक रेट है पॉलिसी रेट पॉलिसी रेट जो है इसको नीचे नहीं कर पाते क्योंकि ये अभी भी ज़्यादा है मतलब ये नहीं ज़्यादा है इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इसलिए इसको रखना पड़ेगा वरना एकदम से डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और चीज़ें नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए स्टेबल रखना है अक्लमंदी है इस वक्त 10.5 पे क्योंकि बिजनेसेस ने 22 से गिर के अभी जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी उसका एक रीज़न ये भी है मेन रीजन सर मेन 22 से 10.5 पे गिरना 100%। इसलिए मेरा कहना अब लोग तो अब 3 लाख की भी बात कर रहे हैं कल आरिफ अब्दुल साहब ने अपनी तकरीर में कहा तो इंशाल्लाह हो जाए अल्लाह करे तो जो चीज़ हमें सोचनी है ना वो एक रेसिपी सोचनी है कि हमने ग्रो किस जगह करना है हमारे डायरेक्शन ऐसी है हैज़र्ड इस पे लगा दो इसको निकाल लो इसको छोड़ दो इसको कर लो हर साल आप चेंज करेंगे तो आपका कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती अब इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्री तो सब भाग रही है मतलब कोई नई लगी हो तो मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई नई बड़ी इंडस्ट्री लगी गाड़ियों की लग रही हैं वो भी सीकेडी हैं मतलब आपने सिर्फ असेंबल करना है बना तो कुछ नहीं रहा लोकलाइजेशन कोई नहीं लोकलाइजेशन सिर्फ इंडस कर रहा है थोड़े बहुत जो पुराने हैं या ये अपना एटलस वाले हैं ये हैं सुजुकी वाले लेकिन वो परेशान हैं क्योंकि अब चाइना से इतनी सस्ती आ रही है कि उनको अपनी गाड़ी लेकिन फिर भी उनकी मार्केट वहीं की वही है मैं आपको वो बताऊं तो इसलिए ना कि अभी आपके 2-4 इन्फ्लुएंसर ये बता रहे हैं कि ये जो ये वाली है ई वाली जो गाड़ियाँ हैं ईवी वो उसका वो मोबाइल की तरह सस्ती होती चली जाएंगी तो इसलिए रीसेल नहीं है तो इसलिए लोग डर के मारे अभी भी डीजल और दूसरा ये हमारे डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो ई वाली गाड़ी क्योंकि हमारे पास अभी वो लगे नहीं है चार्जेस नहीं लगे अभी तक तो इसलिए वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते तो वो तो इसलिए मार्केट अभी है लेकिन उतनी नहीं है जिस तरह ग्रो कर रही थी जैसे ग्रोथ थी ना तो सब परेशान हैं SMEs भी परेशान है उनका भी लोड कम हो गया बनाने का तो अब आपकी स्टॉक एक्सचेंज किन चीज़ों से चलती है आप बताएं अर्निंग्स ग्रोथ लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स मैक्रो स्टेबिलिटी स्ट्रेंथनिंग रिजर्व्स गुड मैनेजमेंट्स इन कंपनीज एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन अब आप इसमें देखें कि इस पर टिक लगाएं इस चेक लिस्ट पे कि क्या चीज़ सही जा रही है क्या नहीं जा रही मेरे अगर रिजर्व्स कर्जा लेके बढ़ रहे हैं तो वो गलत है अगर मैं क्योंकि वो रियल रिजर्व्स नहीं है ना क्योंकि मैंने अदा करने अगर मेरे पास मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है और मुझे देना है 1 करोड़ 10 लाख तो मेरा रिजर्व तो नहीं हुआ ना मैंने तो किसी के पेबल्स मारे हुए हैं ना पेबल्स नहीं करा ना तो इसलिए मेरे पास पैसा है लेकिन अगर मैं सबका कर्जा उतार दूं तो मेरे पास कोई पैसा नहीं तो रिजर्व्स हमारे कर्जे से बहुत ज़्यादा होने चाहिए एक चीज़ ये फिर आपका ये है कि गवर्नेंस यानी जो पी है फिर आपका प्रोसेसेस फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी फिर आपका प्लैनेट पे खर्च क्या हो रहा है आपका प्रोडक्टिविटी क्या है फिर आपका कैश फ्लो क्या है फिर आपका जो है ना कॉस्ट नीचे जा रही नहीं जा रही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस इवन कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट भी होती है फिक्स कॉस्ट होती है ना वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है और किस चीज़ पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है किस डायरेक्शन में खर्च कर रही है फिर आपकी एक चीज़ आती है कि इन्फ्लेशन फिर आपका ये आता है कि यानी जो लार्ज इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है जिन पे आप बेस करती हैं आपकी स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी कंपनियां गड़बड़ हो तो आपको असर आता है आई मीन वो यूजुअली छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज होती हैं एफएफसी का देखो जैसे एफएफसी है OGDCL है अगर इनमें कोई गड़बड़ हो तो एकदम से मार्केट में झटका बिल्कुल क्योंकि वो हैवी वेट्स हैं क्योंकि आप हालांकि उनके शेयर ट्रेड होते हैं कम परसेंटेज में अगर मैं आपको ज़्यादा पता है आप यस करें या नो लेकिन जैसे किसी का 8% है किसी का 10% है बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि अगर साजगार जो कम है इंडेक्स में अगर वो 10% गिर जाए लेकिन एफएफसी 5% गिर जाए एफएफसी इंडेक्स को ज़्यादा गिराएगा बिल्कुल तो मेरा कहने का मकसद है इनमें गवर्नेंस की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि झटका ना आए क्योंकि लोगों का इत्मीनान हिल जाता है अब FDI हमारी रेमिटेंस से कम है 18 टाइम्स कम है आपको पता ही FDI जो हमारी आती है हमारी रिजर्व्स नहीं हैंडल कर पाते तो इसलिए FDI आएगा तो रिजर्व बढ़ेंगे ना
एफडीआई Yes, कहाँ आएगा, लार्ज इंडस्ट्री repatriation of में profits आएगा। बहुत बड़ा तो मसला ये है सर। देखिए, हमें टैक्सेस को सही करना पड़ेगा, हमें इन्फ्लेशन को सही करना पड़ेगा, हमें जो आपके इंडिकेटर्स हैं जिनको आपने कहा कि ये रेड फ्लैग्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज, उनको सबको परमानेंटली टिक करना होगा कि अगले 10 साल तक ये गड़बड़ ना हो, जैसे चाइना ने किया या किसी और मुल्क ने किया, बहुत सारे श्रीलंका, उसने श्रीलंका कह रहा हूँ, सिंगापुर ने किया। तो ये चीज़ें हमारे बिजनेसमैन को, अब जैसे हमने पीआईएल ली, अब काम किसका शुरू होगा, रेगुलेटर का, कि सिविल एविएशन किस तरह से उनको चेक करता है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन हुई और बाद में वो ख़राब हो गई, इसलिए कि रेगुलेटर जो है ना उन्होंने काम छोड़ दी। लेकिन जब भी आप प्राइवेटाइजेशन करें उसके बाद रेगुलेट ज़रूर करें, ताकि ये पता रहे कि जब गवर्नमेंट में थी तो क्या था और वहाँ पे थी तो क्या था, वरना फिर आप बाद में शिकायत करेंगे कि भाई यहाँ ये मसला शुरू। तो रेगुलेटर का, जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि इस मुल्क में जो सबसे, अगर मुल्क ठीक करना है, गवर्नेंस ठीक करनी, तो रेगुलेटर पे आप सही आदमी बिठा दें। अभी आपको किसी का कंसर्न हुई है ना किसी रेगुलेटर के ऊपर, तो वो इसीलिए हुई है कि अगर कोई वजह होगी, अच्छा जो भी वजह है, तो वो जो है ना, तो हर रेगुलेटर को इतना ट्रांसपेरेंट और वो होना चाहिए। अब जैसे आग लगी गुल प्लाजा में, तो ये पॉलिटिकल आप सब्जेक्ट नहीं है ना, ये कोई और, ये सब्जेक्ट है रेगुलेटर का, कि वहाँ, अब मिसाल के तौर पर आप किसी भी बिल्डिंग में जाएं, मेरे हिसाब से तो आग लगने के 100% चांस है, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और आई हैव बीन इन द पोजीशन कि मैं ये चीज़ें देखना मुझे मिली और मुझे तजुर्बा हुआ। तो मेरे कराची की सिवाय 1-2 बिल्डिंग्स के अलावा मैं समझता हूँ कि हर बिल्डिंग में अगर लग जाए तो आप बाहर नहीं निकल सकते। बस किस्मत की बात है, वो आपकी मर्जी है कि आप अभी तक आपकी जगह जहाँ आप बैठे हुए वहाँ नहीं लगे। आपको पता है कराची तो लावारिस है। नहीं, यही हाल आप बाकी जगह भी है, रेगुलेटर का हाल थोड़ा सा बेहतर है, बट सिंध में एक सिस्टम आ गया तो उसके तहत थोड़ा ज़्यादा ख़राब भी आ गई, बाकी जगह थोड़ा वो है, जैसे पंजाब है उसमें कुछ ना कुछ रेगुलेशन है। तो सर मुझे बताएं, आप पीएसओ के चेयरमैन रहे, राइट? तो बीइंग पार्ट ऑफ अ पार्टली ओन्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे उसके बारे में बताएं, आपने क्या नोटिस किया कि कौन सी मेजर की डिफरेंसेस हैं बिटवीन पब्लिक सेक्टर ओनरशिप एंड प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप, जहां आपको लगता है कि इनएफिशिएंसीज पब्लिक सेक्टर वाली साइड पे ज़्यादा आ जाती हैं? देखिए, पब्लिक सेक्टर पे भी इनएफिशिएंसीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर या दूसरे सेक्टर पे भी नहीं है। एफिशिएंसीज आती हैं इंसान से, ठीक है, और उसके प्रोसेस से। जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करेंगे उतना काम ख़राब होगा, जितना सिंपल करेंगे आप प्रोसेस उतना अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक, जैसे हमारे उस पर पेपरा लग गया, सेपरा लग गया, और अमल कोई नहीं करता, फिर उसके बाद करप्शन का केस हो जाता है पब्लिक सेक्टर। अगर आप सही काम करना शुरू करें तो बाद में पता चलता है सारों को कोई ना कोई नोटिस मिल जाता है, तो उसमें फिर बंदा डरता है, अच्छा बंदा आते हुए कि यार मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, मैं तो कुछ करूँगा नहीं लेकिन फिर भी मेरा नाम ख़राब होगा, तो उसमें फिर आप बहुत सारे डिसीजन डर के मारे ले नहीं पाते। इस वजह से नहीं। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर है या लिस्टेड कंपनीज है, इसमें डिसीजन हम, जैसे मेरी सीमेंस थी एक ज़माने, तो हम डिसीजन यानी इमीडिएट लेते थे, और बगैर कि ये गड़बड़ हो रही है इसको करेक्ट करो फ़ौरन, और अगर ये चीज़ सही है तो इसको चलने दो, लेकिन फिर अगर फिर दोबारा गलत डिसीजन हो गया तो फिर ठीक करो। मतलब इसको रोको नहीं कि इसका जवाब देना कि पहला डिसीजन क्यों लिया था, दूसरा क्यों लिया, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है ना, आप भी करेक्शन करती हैं। मिसाल तौर पर अगर आप बैठे हुए हैं टीवी के सामने और मार्केट ऊपर नीचे रही तो आप करेक्शन करेंगे ना, आप ये तो नहीं करेंगे नहीं बस मैं लेके बैठे रहूँ। अब वहाँ पर पब्लिक सेक्टर में होता है, ये तुमने यहाँ दिया इसका मतलब है आपने किसी को फैसिलिटेट कर दी। अब ये जो डर है ना, तो ये सिर्फ डिफरेंस है। इफ आई एम ओनिंग समथिंग, अब जैसे कई प्राइवेटाइज हो गई, अब अगर आप कहीं में कोई भी खराबी निकालती हैं वो रेगुलेटर की वजह से, नेपरा और आगरा की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से नहीं है। अब पीआईए अब प्राइवेटाइज हो गई, अब सिविलिएशन उसको कैसे चेक करती है, उसके पायलट्स को, उसके क्रू को, उसको सारी चीज़ें, तो उसकी कैटरिंग को, उसकी किचन को, उसकी मेंटेनेंस को, वो एक चीज़ आएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है गवर्नेंस का। यानी एक जगह मुझे पास अकाउंटेबिलिटी है मेरी कि मैं नौकरी से जाऊँगा, दूसरी जगह मेरी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ये है कि मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँगा। तो जैसे आप पीएसओ में एमडी आया, गलत हुआ, ट्रांसफर हो गया, सीएसएसजी में आया, नौकरी से नहीं जाता, तो प्राइवेट में तो आप फारिग हो जाती है ना। तो वो जो है ना, वो एक
ये खौफ ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसका कि मेरे ऊपर सर अगर हम बाकी पब्लिक सेक्टर की चीज़ों की सॉरी स्टेट ओन एंटरप्राइज की बात करें, चारों जिस में तरह यही है, हमने स्टील मिल देख हमने लें, आप कुछ भी देख लें, अगर हम रेलवे देख स्पेसिफिकली लें, रेलवेज का देखें तो वो अगर भी हम है। कहते हैं रेलवे सिस्टम जो होता है फ्रीट कॉस्ट की वजह से बिजनेस कम्युनिटी का एक बैकबोन होता है। पूरी दुनिया में आप यूरोप को नहीं देख है लें, दे हैव द हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट, पास नहीं। और उसकी वजह से हमारे ट्रक्स एंड आपको पता है एक्सीडेंट्स कितने होते हैं। बिल्कुल इट्स एन सही कह एंटायर रहे हैं। माफिया दैट फंक्शंस। लेकिन कहाँ इसमें मसला कहाँ है, आप ये सोचिए ना। रेगुलेटर रेगुलेटर देखिए ना, आपने सड़क बनाई, उसके ऊपर आपने ट्रक डाल दिए, कितने टन के होंगे, सड़क बनाई 10 टन के लिए और ट्रक जो है वो 80 टन का जा रहा है। मैं अभी गया था नेशनल हाईवे पे, कल इमरान कैफ़े वहाँ कोई ले गया था, पूरे रास्ते में इतने ऊंचे ऊंचे ट्रक जा रहे थे जिसमें एक झटके से वो गिर सकते थे किसी पे, उस पर घास लदी हुई है, किसी पे कुछ लदा, इतना 2 मंजिला। तो आप ये सोचिए कि भाई सबकी नज़र से, नहीं, ये सबकी नज़र से गुजर रहा है ना नेशनल हाईवे पे, हर एक की नज़र से गुजर रहा है ना, फिर भी कोई नहीं रोक रहा उसे। अगर रोक भी रहा है तो फिर भी वो चल रहा है, लोग रोकने के बाद उसको फिर इजाज़त दे देते हैं, जाओ आगे कुछ कर कर आगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, मुल्क को अगर हमने सही तरीके से चलाना है तो हमें, तो आपको नहीं लगता है इनको प्राइवेटाइज करना इस बेहतर? मैं तो कहता हूँ कि ज़ीरो में प्राइवेटाइज कर दे। मैंने तो आपके प्रोग्राम पे कहा था पीआईए के लिए भी, ये बहुत अच्छा, सिर्फ आखिर में ये कहा था कि इसको चलाने वाले देख के प्राइवेटाइज करें। और दूसरा ये मैंने कहा कि आरिफ साहब बड़े सीजन बिजनेसमैन हैं और भी उनके साथ जो लोग हैं सारे सीजन, तो इंशाल्लाह मैनेजमेंट सही चलाएंगे। सिर्फ देखना ये है कि आप मैनेजमेंट किसको दे रहे हैं। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का काम ये होता है कि एक चीज जो काम नहीं कर रही और वो पैसे, और एक बिजनेस का फंक्शन एक क्या सच होता है बोलना शुरू कर देना हम लोग गवर्नमेंट में। प्राइवेटली तो हम बोलते रहते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं सकते इसलिए झूठ बोलते हैं, लेकिन वो जो है ना, वो जो अगर उस लेवल पे आप सच बोलना शुरू कर देना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, लोगों का एतमाद बढ़ जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई आप मिसाल के तौर पे आके सच बोलें टीवी पे तो लोग आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे, कहेंगे कि यार मशल जो हमें एडवाइस कर रही है वो सही कर रही है, अपने इंटरेस्ट में नहीं कर रही, हमारे इंटरेस्ट में कर रही है। तो फिर लोगों को मैं इन्वेस्टमेंट बात करती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आपने कहा भाई ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, तो लोगों ने आपकी कहीं ना कहीं माशाल्लाह से कोई इज्जत है ना आपकी, आप जाएंगे लोग आपसे पूछेंगे कि भाई मैं कहाँ कर, वो आपने कैसे बिल्ड की? By being honest. आप वो इलेक्ट तो नहीं हुई ना सिलेक्ट हुई, आपने अपने तौर पे अपने एक जगह बनाई, ये कौम की भी होती है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू मेड इट योर प्लेस इन द मार्केट। एग्जैक्टली पाकिस्तान हैज़ टू मेक इट्स ऑन द मेरिट इन इंटरनेशनल मार्केट। हम हर शिप जो हमारा आता है जिसमें गोल्डन चांस होता है, हम उसे मिस कर जाते हैं। वो जो वो है स्लॉट, उस स्लॉट में आपने डिसीजन लेना है, उसके बाद आप लें या ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि गलत हो जाता है। उस वक्त पे ना ही लें तो अच्छा है। अब स्लॉट है कि इस वक्त तेल सस्ता है तो इसको फ़ायदा उठाना चाहिए ना। कल को अगर ये 2-4 पटाखे चल गए तो फिर तेल ने आसमान पे चला जाना, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आप इस वक्त चेक करें रिजर्व अगेंस्ट योर इम्पोर्ट ऑफ ऑयल। अगर ये डबल हो जाए तो इस वक्त क्या होगा? इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी? नहीं, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट, इंटरेस्ट रेट फिर ऑपोजिट हर जगह चल, हर एक को अफेक्ट करेगा ना। बिजली महंगी हो जाएगी, आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, आपकी हर चीज़ महंगी है, तो एनर्जी जब 26% इम्पोर्ट बिल हमारा, फिर आप हमें इस तरह से सोचना है कि इसका इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है। एक होता है दुनिया में इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एक बाकायदा सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी भी एंटिटी को चेक करते हैं कि इसके रिस्क क्या हैं, इसको मिटिगेट कैसे करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और इसकी वो क्या है, मिटिगेशन की कॉस्ट क्या है। तो अब जैसे न्यूक्लियर वॉर हो जाए, हर एक लिखता है उसमें ERM में कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो क्या होगा, तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना, उसकी मिटिगेशन है ही नहीं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 0.0000001% है, तो उसका होना यानी वो नामुमकिन है हो। लेकिन आपकी मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी वक्त भी चेंज हो सकती हैं। वो हमें नॉलेज में होनी चाहिए कि मैं बैठा हुआ इस पे इसके रिस्क क्या क्या है। शायद तो मैं किसी कंपनी के स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसकी रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर देखनी चाहिए। मैंने अभी एक कंपनी लिस्ट की थी जरिया के नाम से फरवरी में जो माशाल्लाह से इस वक्त तकरीबन 70-71 पे ऊपर गया शेयर, पे नीचे आजकल 65 पे होगा, 66 पे रोज़ बदल। लेकिन हम वहाँ क्या कर रहे हैं कि इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की आप रिपोर्ट उसकी पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ
रिस्क या एचआर की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, हाँ आदमी कैसे होगा, तब आपको पता है कि यहाँ मैनेजमेंट अभी फ़िलहाल सही चलती रहेगी जब तक। और दूसरा, इन्होंने सारे रिस्क मिटिगेट किए हुए और उसकी कॉस्ट भी ली हुई है ताकि कंपनी के उस पर असर नहीं पड़ेगा, ग्रोथ भी हो रही है। तो जिस दिन हम ये छोड़ देंगे उस दिन वो बैठ जाएगी। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, ये ऐसे ही जैसे सुबह आपने नाश्ता करना है, दोपहर को खाना खाना है, ये नहीं कि मैंने कल खाया था परसों खाऊंगी या अगले साल खाऊंगी, ना ना, इट इज़ अ एवरी डे प्रोसेस कि आपने तैयार होना है, आपने जाना है, आप ये सारा प्रोसेस है। इफ़ यू लूज दिस टाइम यू विल लूज योर कंप्लीट क्या कहना चाहिए, क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी किसी भी कंपनी की, किसी भी शख्स की इस बात पे होती है कि बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, मेरे कॉल और फेल में फ़र्क क्या है। तो नज़र तो हमें सबको आता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए कितने लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ नहीं है ये बात। एंड कि हमारे सिस्टम्स उस करेक्शन को सपोर्ट करें। नहीं, करेक्शन सिस्टम तो उसी वक्त सपोर्ट करेगा जब आप जैसे लोग सिस्टम में बैठे होंगे, आप समझिए ना, मतलब कोई तो बैठे ना, और जब नहीं बैठेगा तो हाँ फिर आप उसकी, हम अगर नहीं करना चाहते फिर हम शिकायत करते रहें, वो तो कह रहा है मैं तो बेनिफिशियरी हूँ, ये बेवकूफ़ आदमी खामखा मुझसे शिकायत कर रहा है। तो अभी हमने जो थोड़ा बहुत डिस्कस किया 15-20 मिनट में, उसमें ये है कि देखिए टैक्सेस और ये सारी चीज़ें रिलेटिव हैं, किसी वक्त ज़रूरी होती हैं, किसी वक्त नहीं होती। ये सुपर टैक्स आपको हमेशा के लिए नहीं लगाया गया था। मिफ्ता साहब से आप बुला के पूछें, उन्होंने लगाया था, और कितने दिन के लिए लगाया था, उसके बाद भूल गए और ये आज तक चल रहा है, फिर ये परमानेंट टैक्स हो गया। आपको मैंने तो सुना है कि वो नज़र नहीं आता, मैंने सुना वो भी कहीं मर्ज हुआ है। एक ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हम वो लगाते थे फ्लड टैक्स ना, वो भी कहीं ना कहीं है इस वक्त आपके टैक्सेस में 0.5 या 1%। मुझे किसी ने अभी रिसेंटली बताया कि वो हमने मर्ज कर दिया, उसमें ईस्ट पाकिस्तान गया है 71 से वो ख़त्म हुआ, लेकिन वो आपके कहीं लग के आ रहा है किसी न किसी के अंदर। तो बात ये है कि हमारे यहाँ जो टैक्स लग जाता है वो वापस नहीं होता, जो आपका रिफंड होता है वो आपको नहीं मिलता। तो फिर ये तो बड़ी ज़ाती की बात है ना कि मैं अगर कमा रहा हूँ तो मेरा दिल होता है कि मैं अपने ऊपर खर्च करूँ ना। अच्छा, खर्च करूँगा तो मार्केट में ही खर्च करूँगा ना, कहीं बाहर जाके थोड़े खर्च करूँ। हाँ, ये पाबंदी लगा देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, ये पाबंदी लगा, इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप पैसे बाहर ना लगाएं, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। हमें और हमारे लोग क्या करेंगे, इस पे तो पाबंदी है नहीं, सब जाके दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप बिल्डर्स, लेकिन उसमें प्रोब्स शुरू हो गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, वो लेकिन अभी आपको पता है 18 बिलियन डॉलर तो लास्ट ईयर गया है वहाँ हमारे। मुझसे लोग अभी भी पूछते हैं क्या मैं बाहर प्रॉपर्टी खरीद लूँ, मैं बोलती हूँ हेलो, मैं एक रेगुलेटेड मार्केट में काम करती हूँ। फिर आप समझे आपके लीगल क्यों कहते हैं, आपसे क्यों कहते हैं भाई चल रहा है ना ये मार्केट, तभी तो कहते हैं ना, वरना कैसे आपको कैसे ये, वरना तो डर के मारे बोलेंगे नहीं कि आप ये काम कर। तो ये चीज़ जो है ना, हमारे बड़ों को जो इस वक्त फैसला साज लोग हैं या फैसला करने वाले, आप मुझे बताएं कि असेंबली में किसी ने, MNA ने अपने इलाके की कभी बात की है कि ये यहाँ एजुकेशन नहीं है, यहाँ रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ वो जाते हैं सब ऐसे अपने फ़ायदे की बात करके आ जाते हैं। तो जब तक हमारे रहनुमा जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौमी सतह पे और इंटरनेशनल लेवल पे, वो जब तक अपने आप को ज़रा सा हमने अपने आप को ठीक किया, तो आप देखें हमारी रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में एज अ क्या कहना चाहिए, आर्म फोर्सेस बेहतर हो गई। लोग आपकी तरफ देखने लगे, सऊदी अरब ने आपसे मुआहदा कर लिया, फलाने ने कर लिया, कतर भी करना चाहेगा, बाकी भी मुल्क, क्योंकि आपने अपनी एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर ली ना। अच्छा, ये 2 मिनट में हुई है, ये 24 आवर्स में आपकी ये परसेप्शन चेंज हो गया दुनिया में। तो ये चेंज करने में बहुत देर नहीं लगेगी, हम अपने आप को ठीक कर लें। अब ये सस्टेन नहीं करेगा तो फिर उल्टा असर। अब आपने अपने आप को ये देखना है कि अपनी गवर्नेंस को परमानेंट सस्टेनेबल रखें, मार्केट खुद ही ठीक हो जाएगी। मार्केट पे गौर ना करें, गवर्नेंस पे गौर करें। बीमारी गवर्नेंस है, इज नॉट अ मार्केट, टैक्सेस हैं, ये सारी चीजें प्रॉब्लम। Definitely, sir. Well, thank you so much for being on the show. On that note, we are out of time, but it's always such a pleasure to have you with us. बस ये याद रखें कि रेगुलेटर की याद दिलाती रहा करें हर प्रोग्राम। Definitely, sir. I try my best। एक जबरदस्त इसको डालते रहें ताकि लोगों के दिमाग में आ जाए कि रेगुलेटर अकाउंटेबल है। Definitely, I will, sir. And आप लोगों से मिलूंगी अगली दफा। Till then, take care. खुदा हाफिज़।